स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, हो गई क्लियर। अच्छा, यहाँ तक हमने किया था। ये मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ चीजें थी। आज जो हम पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बता देता हूँ कि ये रेशो क्या है, क्या इसे इसे क्या कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क स्टोर्ड इन सिस्टर्न या अल्वोलस। अभी ये क्या होते हैं, ये राउंड लाइक सेक होता है जो है ना उडर्स में। काऊ के या बफेलो के उडर्स में एक राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल सी, जिसे सिस्टर्न या अल्वोलस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मिल्क बनना शुरू होता है तो ये इसमें जो है ना स्टोर होता है सिस्टर्ना में। ठीक हो गया। तो जब मिल्क बनता है तो यहाँ इस उडर्स में या जो टीट्स हैं वहाँ पे जो है ना ये एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है। वहाँ पे कुछ टाइम मिल्क स्टोर रहता है। सही हो गया, उससे ये सिस्टर्न या अल्वोलस कहा जाता है। अभी इसका रेशो क्या दिया हुआ है, गोट 80:20। ठीक हो गया। 80:20 का क्या मतलब है कि या ये वाला जो वैल्यू है आपने याद रखना है, ये सिस्टर्न का जो है ना वैल्यू है सिस्टर्न आई का। कि इसमें क्या होता है कि मिल्क टेम्पररी या मिल्क थोड़े टाइम के लिए उडर्स में जो स्टोर रहता है उसे कहा जाता है। और ये जो राइट साइड पे जो वैल्यू है ये आपने याद रखना है कि ये जब मिल्किंग की जाती है तो ये मिल्क रिलीज होता है उस टाइम। सही हो गया। तो 80:20 का क्या मतलब है कि गोट में 80% मिल्क जो है वो स्टोर रहता है सिस्टरनाई में। 20% मिल्क जो होता है गोट से वो रिलीज होता है जब जो है ना उनसे मिल्क लिया जाता है गोट से। शीप की क्या वेरिएशन है, 50:50। मतलब 50% जो शीप है वो स्टोर करता है, 50% जब मिल्क लिया जाता है शीप से वो रिलीज करता है। केटल क्या है, 30:70। 30% केटल मिल्क को स्टोर करता है, 70% मिल्क जो है ना केटल दे देता है जब उससे मिल्क लिया जाता है। ठीक हो, ये ड्यूरिंग मिल्किंग ये प्रोसेस होता है। बफेलो एंड कैमल में 5% स्टोर रहता है, 95 वो मिल्क देने टाइम रिलीज करते हैं। 100 पिग की बात है कि वो 100% दे देता है, वो उसमें स्टोरेज की फॉर्मेशन नहीं होती। कि डेयरी काउज स्टोर ओनली 30% ऑफ टोटल मिल्क, ये बता दिया। 70% वो रिलीज करते हैं, 70% जो है ना रिलीज करते हैं, 30 जस्ट स्टोर करते हैं। उसके बाद यहां से अगर चीज पूछी जा रही है ना, सिर्फ गोट का आपने याद रखना है अगर क्वेश्चन आए। ये भी कभी नहीं आया है पेपर में, ठीक हो गया। ये थोड़ा हम आपको ऐसे बता रहे हैं। बट अगर याद करने की चीज है, यहाँ अगर उसका माइंड घूम गया कि यहाँ से मुझे क्वेश्चन निकालना है, तो ये क्वेश्चन ये निकाल सकता है कि किस एनिमल में सबसे ज्यादा मिल्क स्टोर रहता है। तो आपने याद रखना है वो है गोट। गोट में 80% जो है ना मिल्क इस सिस्टरना में स्टोर रहता है। ठीक हो गया। दैट्स वाई वी कैन ड्रा मिल्क एट एनी टाइम फ्रॉम द गोट। आप जब भी जिनके घर में गोट होगी आप देखते हैं वो जब भी उनसे मिल्क लेते हैं वो उन्हें गोट से मिल्क मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि 80% गोट मिल्क को स्टोर करता है। सही हो गया। तो इसका रीजन ये है कि उसमें ऑक्सीटोसिन की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो नहीं होती। अभी ऑक्सीटोसिन ये हम पढ़ेंगे, नीचे ही इसकी टेबल में आएगा कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को। ठीक हो गया। ये एक एमसीक्यूज भी है कि मिल्क को जो है ना रिलीज कौन सा हार्मोन करवाता है, या जो मिल्क की सीक्रेशन होती है लेट डाउन होता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो ये गोट, एक गोट में यूनिक फीचर है कि उसमें ऑक्सीटोसिन के रिफ्लेक्सेस मौजूद नहीं होते। इसलिए जो है ना गोट में 80% मिल्क हमेशा स्टोर रहता है, 20% वो ड्यूरिंग मिल्किंग सीक्रेट करता है। ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन आज आ जाए या इस रेशो से, तो सिर्फ ये आ सकता है कि जो है ना किस एनिमल में सबसे ज्यादा मिल्क स्टोर रहता है, तो वो है गोट। ठीक हो गया। बाकी ये कोई क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है ना
मेमोरी ग्लैंड की जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन सी जो है ना, क्या कहते हैं, वीन्स या आर्टरी से ब्लड जो है ना मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचता है, या मेमोरी आर्टरी उसे कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, सब क्यूटिनस एब्डोमिनल वेन, इसको कहा जाता है मिल्क वीन। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इसमें दो तीन वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, सब क्यूटिनस एक्सटर्नल प्यूडिक वीन या पेरिनियल वीन। ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछ ले कि जो है ना कौन सी मिल्क वीन है मेमोरी ग्लैंड में, या सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सी वीन लेके आती है ब्लड मेमोरी ग्लैंड तक, तो वो होती है सब क्यूटिनस एब्डोमिनल वीन। ठीक हो गया। ये नाम, ये भी कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपको पता है ये हाईलाइटेड है, और ये फर्स्ट रूट होता है ब्लड का। क्योंकि हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि 400 to 500 ml ब्लड जो है ना 1 लीटर मिल्क देने से जो है ना सर्कुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड में से। तो वो जिस क्या कहते हैं वीन से ब्लड आता है, उसे कहा जाता है सब क्यूटिनस एब्डोमिनल वीन। ये मेमोरी ग्लैंड तक ये ब्लड की जो है ना रूट है एक। ठीक है, ये फर्स्ट रूट है ब्लड का जो है ना मेमोरी ग्लैंड तक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे, अगर ये भी कभी आया नहीं है, कि किस जो है ना वीन से ब्लड मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचता है, तो वह है सब क्यूटिनस एब्डोमिनल वीन, जिसे मिल्क वीन भी कहा जाता है। सही हो गया। बाकी है सच कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज नहीं। और ये अभी बता भी दिया, ये हमने पहले भी पढ़ा था, 400 to 5 ml ब्लड मस्ट पास थ्रू उडर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 ml ऑफ मिल्क। ये खुद ब खुद एक जो है ना एमसीक्यूज भी है, कि कितना ml ब्लड पास होता है उडर से 1 ml मिल्क जो है ना प्रोड्यूस करने में। उसके बाद टीट्स के नंबर, यहाँ भी डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। नंबर नंबर ऑफ टीट्स या पेयर्स में डिफरेंट है। जो एक चीज़ है वो आपको बताऊंगा, याद रखनी है, बाकी सब के याद रखने की जरूरत नहीं है। कैटल एंड बफेलो में नंबर ऑफ पेयर्स टीट्स के कितने होते हैं, 2 होते हैं। सही हो गया। 2 टीट्स होते हैं कैटल एंड बफेलो में, उडर्स में। शीप एंड गोट में एक ही होता है। पेयर से याद रखिएगा, 2 हैं, 2 पेयर से मतलब ये 4 होंगे टीट्स। ठीक होगी, ये याद रखिएगा, पेयर में हमेशा 2 चीजें होती हैं। पेयर में हमेशा 2 चीजें होती हैं। तो 2 पेयर से मतलब 4 टीट्स हैं कैटल एंड बफेलो में। शीप एंड गोट में अगर एक पेयर है तो मतलब 2 हैं। ठीक हो गया। कैमल में 2 हैं। बिच में कितने, 5। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है इससे नंबर ऑफ टीट से, तो ये बिच का पूछता है कि नंबर ऑफ टीट्स इन बिच में कितने, या तो वो पेयर्स में देगा कि 5, या आपने याद रखना है अगर वो पेयर्स में नहीं देता तो आपको याद रखना है 10। 10 टीट्स होते हैं बिच में। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। पेयर्स में पूछे तो 5, अगर वो पेयर्स का वर्ड नहीं देता है, इस जो है ना क्या कहते हैं नंबरिंग देता है, तो आपने याद रखना है 10 नंबर ऑफ टीट्स होते हैं बीच में। क्योंकि 5 पेयर्स होते हैं, और पेयर्स हमेशा टू 2 चीज़ों को कहा जाता है। मेयर में एक होता है, 100 में 7 होते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो किसका जस्ट याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, क्वेश्चन आ जाए तो बिच का आपको पता होने चाहिए, 10 होते हैं नंबर ऑफ टीट्स। ठीक हो गया। बाकी ये डेयरी, इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ना ही क्वेश्चन इनसे कभी आता है कि कुल्फी कैसे बनती है, ये मक्खन दही, ये ऐसी ऐसी चीजें। ठीक हो गया। यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी एमसीक्यूज हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो पढ़ते हैं। लीस्ट वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ मिल्क इज लैक्टोज। सबसे कम चीज क्या होती है जो जिसको जो है ना लीस्ट वेरिएबल माना जाता है मिल्क में, तो वो है लैक्टोज। वाइल मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट कौन सा है मिल्क में, वो है फैट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज है एक किस्म का, कि मिल्क में सबसे कम चीज या लेस जिसको माना जाता है, कम दर्जे का या कम दर्जे का वेरिएबल माना जाता है। क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी है ना कि मिल्क में प्रोटीन भी है, फैट भी है, लैक्टोज भी है, आश भी है, वाटर भी है। तो इन सब में से, इन सब कंपोनेंट में से लीस्ट कौन सा है, लैक्टोज है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल या मोस्ट वेरिएबल सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है फैट। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपने समझना है, और आएगा भी तो इसी फॉर्मेट में आएगा जैसे लिखा हुआ है, कि सबसे कम वेरिएबल कौन सा है, तो वो है लैक्टोज, जिसे ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से मिलके लैक्टोज बनता है, जो हम ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं। तो लीस्ट वेरिएबल पूछे तो वो लैक्टोज है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, लैक्टोज होगा। और मोस्ट वेरिएबल पूछे तो वो है फैट। सही हो गया।
मोस्ट कॉमनली यूज अडल्ट्रंट इन मिल्क, अडल्ट्रेशन किसे कहते हैं, मिलावट को कहते हैं। और आप देखते हैं कि मिल्क में सबसे ज्यादा मिलावट पानी की होती है। जो भी होता है उसमें पानी डालता है ताकि वो बढ़ जाए। तो सबसे ज्यादा मिल्क में अडल्ट्रेशन किस किससे की जाती है, आप सबको पता है, वाटर से की जाती है। तो वाटर सबसे ज्यादा अडल्ट्रंट है मिल्क में। ठीक हो गया ये भी पॉइंट, ये तो ऑलरेडी आप सबको पता होगी। उसके बाद जो चीज़ है वो है, यहाँ से हम पढ़ते हैं हेमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक होगा। अभी हेमोजिनाइजेशन किसे कहते हैं इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने समझनी है। हेमोजिनाइजेशन बोला जाता है वो प्रोसेस को जिसमें जो है ना फैट को जो है ना ब्रेक किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक हो गया। मिल्क में जो फैट मौजूद होता है उसको ब्रेक किया जाता है टाइनी पार्टिकल्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में, जो है ना, ताकि वो स्मूथ एंड यूनिफॉर्म रहे और जो है ना ऊपर मिल्क के ऊपर वो फ्लो फ्लो ना करे फैट वगैरह। ठीक हो गया। तो मतलब फैट जो होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, इस प्रोसेस, ये भी कमर्शियली यूज होता है, उसे कहा जाता है हेमोजिनाइजेशन। ये आपने डेफिनेशन समझनी है। इसमें किस चीज का जिक्र होगा, जब भी हेमोजिनाइजेशन का वर्ड आपके सामने स्टेटमेंट में आ जाए तो आपने सिर्फ कंसेप्ट ये याद रखना है कि यहाँ पे फैट की बात होगी। ठीक हो गया। क्या होगी, फैट की बात होगी। बाकी स्टेटमेंट को वो किसी भी तरीके से घुमाए, आपका उससे लेना देना नहीं है। ये आपको वर्ड मिल जाए हेमोजिनाइजेशन या ऑप्शन में मिल जाए और ऊपर स्टेटमेंट में कोई फैट की बात की हो, तो जो है ना आपने समझ जाना है कि ये हेमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस मेकिंग स्टेबल इम्बल्शन ऑफ मिल्क सीरम एंड मिल्क फेट बाय यूज ऑफ हेमोजिनाइजर। ये हेमोजिनाइजर होता है ये इंस्ट्रूमेंट की तरह जिसमें फेट को जो है ना, यहाँ पे थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन लिखी हुई है बट मैंने आपको आसान लफ्जों में समझा दी कि फेट, मिल्क का जो फेट होता है उसको हेमोजिनाइजर की मदद से स्टेबल किया जाता है। मतलब वो उसके जो होल्स होते हैं या जो है ना उसके जो ग्लोब्यूल्स को कहा जाता है, फैट के पार्टिकल्स को, उनको जो है ना स्टेबल किया जाता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है जो है ना कमर्शियल यूज में। ठीक हो गया। तो फैट ग्लोब्यूलस जो भी मौजूद होते हैं उनको स्मॉलर साइज में किया जाता है। ठीक हो गया। वो कितनी होती है फैट ग्लोब्यूल्स की साइज, हेमोजिनाइज 2 माइक्रोन, ये साइज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट समझना है कि हेमोजिनाइजेशन में क्या होता है। बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। सही हो गया। ये क्वेश्चन आया है, मैं दिखाऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ पे जस्ट आपने समझना है हेमोजिनाइजेशन में फैट इन्वॉल्व होगा। ये कंसेप्ट है एमसीक्यूज को समझने के लिए। बैक्टोफ्यूगेशन किसे कहा जाता है, बैक्टोफ्यूगेशन प्रोसेस होता है रिमूविंग 99.99% ये डिटोल की तरह 1%, 0.1% बचाता है। ठीक है। 99% बैक्टीरिया को रिमूव करता है मिल्क से और इसकी शेल्फ लाइफ ट्रिपल कर देता है। मतलब अगर ये फॉर सपोज 2 दिन अगर मिल्क चलता तो ये अभी 3 टाइम्स जो है ना बैक्टोफिकेशन के बाद वो रख सकते हैं आप, वो खराब नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसमें बैक्टोफिकेशन का सिंपल कंसेप्ट क्या है कि वो रिमूव करता है बैक्टीरिया को मिल्क से। सही हो गया। जैसे हम प्रिजर्व भी कर रहे थे बट ये प्रिजर्व में तो हमने पास्चुराइजेशन में एक पढ़ा था जो है ना हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड था एक, जिसमें 100% बैक्टीरियाज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको किल कर रहा था। बट ये भी एक प्रोसेस यूज किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ HT जो पास्चुराइजेशन है हम वो यूज कर सकते हैं, कमर्शियली ये काफ़ी मेथड्स होते हैं, अलग अलग होते हैं प्रोसेस। तो ये भी एक मेथड है बैक्टोफ्यूगेशन जिसमें 99% बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें मार्केट का जो मिल्क होता है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जो है ना, ताकि आप उसको काफ़ी टाइम तक के लिए जो है ना रख सकते हैं और जो है ना वो ख़राब वगैरह नहीं होगा। उसके बाद जो है ना हार्मोन्स जो हम अभी आपको बताया जो है ना उनको पढ़ते हैं। मिल्क लेट डाउन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ये मैंने आपको बताया, जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन का मतलब होता है कि मिल्क को नीचे भेजने वाला, कि जो है ना मेमोरी ग्लैंड से या उधर से जो टीथ से मिल्क आता है, तो ये किस हार्मोन की मदद से आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से ये मिल्क रिलीज होता है या लेट डाउन होता है। आपको वर्ड ये लेट डाउन का ही मिलेगा कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है। वाइल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अप ऑफ मिल्क। होल्डिंग अप का क्या मतलब होता है कि अगर एनिमल फॉर सपोज मिल्क दे रहा है, एनिमल
अचानक से वो स्ट्रेस में आ गया या आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप देखते हैं वो अचानक से मिल्क को ऊपर भेज देता है, मिल्क देना बंद कर देता है, तो उसको होल्ड कर देता है। वो क्यों करता है? या तो आपने एनिमल को डरा दिया, या वो किसी स्ट्रेस में आ गया, या वो डिस्टर्ब हो गया। तो उस टाइम इपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। ठीक हो गया। इपिनेफ्रिन ये पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक आपको पढ़ाऊंगा, मैंने ऊपर भी एक दफ़ा आपको यहाँ पे वो मेमोरी ग्लैंड में बताया था। जो है ना, ये क्या होते हैं? ये नर्वस साइंस होते हैं एनिमल की। जब एनिमल स्ट्रेस में आता है तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक हो गया, स्ट्रेस में जब आता है तो स्ट्रेस में आने से एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है और वो मिल्क को होल्ड कर देता है। मतलब अगर ऑक्सीटोसिन में मिल्क जो लेट डाउन हो रहा था, सीक्रेट हो रहा था, फार्मर को मिल्क मिल रहा था, तो अभी स्ट्रेस हो गया या एनिमल डिस्टर्ब हो गया या एनिमल को आपने डरा दिया, अभी मिल्क वो अचानक से बंद कर देगा। ठीक हो गया, तो वो किस हार्मोन की वजह से होल्ड कर देगा मिल्क को? उस हार्मोन का नाम है इपिनेफ्रीन। ठीक हो गया, इपिनेफ्रीन, या इसको एड्रेनलिन भी कहा जाता है। बट एपिनेफ्रीन यहाँ तक याद रखें, इसका दूसरा नाम किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फिर आपको ये चीज़ें जो है ना कनेक्ट करने में आसानी होगी। अभी तक आपने सिर्फ ये याद रखना है, मतलब होल्डिंग अप, होल्ड कर देगा या स्टॉप कर देगा। सिंपली अगर मैं कहूँ तो स्टॉप करना किस हार्मोन से मिल्क को स्टॉप किया जाता है? एनिमल करता है इपिनेफ्रिन से, और रिलीज किससे करता है? ऑक्सीटोसिन से। ये दोनों हार्मोन आपने याद रखने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। बाकी ये चीज हम पढ़ चुके थे, एसीटेट मिल्क फैट सिंथेसिस करता है, आपको बताया था। प्रोपिनेट मिल्क शुगर करता है। बाकी कोई चीज जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B1 एंड विटामिन सी आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन एंड स्टरीलाइजेशन। मिल्क को जब पास्चुराइजेशन किया जाता है, जो हमने मेथड पढ़े थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी विटामिन लॉस होती है मिल्क से, विटामिन सी या विटामिन B1 जिसे थायामीन कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये दोनों विटामिन लॉस हो जाती हैं पास्चुराइजेशन से, क्योंकि ये हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाती। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट जो है ना याद कर लेते हैं। बाकी ये हेमोजिनाइजेशन आपने याद रखना है, इससे क्वेश्चन एक दफ़ा आया है। देखते हैं कि एसपीएससी ने स्टेटमेंट क्या दी थी, तो वो अभी आपने उसी स्टेटमेंट को समझना है। बाकी मैंने तो आपको कंसेप्ट समझा दिया कि इसको किस तरीके से पढ़, जो है ना फेट का वर्ड याद रखना है। पहला ही क्वेश्चन था शायद। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, ये 2020 में आया था। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द फेट कंटेंट टू डिजायरेबल लेवल इज नोन एज। ठीक हो गया, फेट का वर्ड आ गया। फेट को एडजस्ट कर रहा है डिजायर्ड लेवल में, मतलब स्टेबल कर रहा है उसको, या उसके पार्टिकल्स लार्ज हैं उनको स्मॉलर में डिवाइड कर रहा है। तो अभी इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन दे के फिर पता चलता है कि जो हमने याद किया है वो ऑप्शन में है या नहीं। नंबर 1 है हेमोजिनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, पास्चुराइजेशन, क्लेरिफिकेशन। बस बताया है ना कि हेमोजिनाइजेशन वर्ड है होगा जब फैट की बात होगी, मिल्क की फैट की बात होगी। ठीक हो गया, तो जिसमें फैट को एडजस्ट किया जाता है या फैट को तोड़ा जाता है उनके जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो हेमोजिनाइजेशन भी दिया हुआ है, तो हम दूसरों को नहीं देखेंगे, हेमोजिनाइजेशन की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। तो अभी इसकी हमने डेफिनेशन क्या समझ ली कि ये एक प्रोसेस है जिसमें फैट जो मौजूद होता है, कंटेंट होता है मिल्क में, उसको एडजस्ट किया जाता है डिजायर्ड लेवल में। ठीक हो गया, तो उससे क्या कहा जाता है? हेमोजिनाइजेशन। सही हो गया, तो ये आपने याद रखना है। बाकी यहाँ से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितने क्वेश्चन बताए ये बस इंपॉर्टेंट हैं। बाकी डेयरी साइंस से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इतनी डिटेल में इनसे जो है ना क्वेश्चन निकाले जाएं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। बाकी और कोई चीज़ होंगी किसी बुक में या चैप्टर में, फिर इनमें जो है ना एडिशन करेंगे। बाकी ये आपने याद रखना है जो हमने पढ़ा है डेयरी साइंस से। इंशाल्लाह मैं, क्योंकि आज हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं चलाएंगे, फिर चलाएंगे तो बीच में गैप हो जाएगा। जो है ना मंडे को इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे मीट साइंस। ठीक हो गया, मीट साइंस से भी इस दफ़ा 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में, वो चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मीट साइंस से 2 क्वेश्चन आए थे। एक यहाँ से क्वेश्चन आया था, हिस टेबल से, पहली टेबल से आया था, मीट ऑफ काफ। ये क्वेश्चन आया था 2025 में, व्हील कहा जाता है उसे। एक ये क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन आया था, ब्राइट रेड कलर मीट का क्यों होता है? वो होता है ऑक्सी मायोग्लोबिन। ये दोनों सेम एक ही पहले पेज से निकाले गए थे। ठीक हो गया, इस दफा 2025 का बता रहा हूँ।
तो मीट साइंस भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। इसको हम डिटेल में सही तरीके से इंशाल्लाह मंडे को शुरू करेंगे। इस डिफरेंट एनिमल्स के मीट को क्या कहा जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, और ये पेल सॉफ्ट मीट क्या होता है, ड्राई फार्म मीट क्या होता है, और जो है ना एंटीमॉर्टम किसे कहते हैं, और जो है ना मीट को डिस्पोजल करने के लिए जो है ना कौन कौन से मेथड हैं, और प्रिजर्व करने के लिए मीट को क्या क्या मेथड्स हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्लाटर हाउस के बारे में भी पढ़ेंगे, इनसे क्या क्वेश्चन हैं। लास्ट में हम स्लाटरिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक हो गया। एक साइंटिफिक है, एक रिचुअल है जो हम एज अ जो है ना ट्रेडिशनल यूज करते हैं, या मजहबी त्यौहार जिसे कहा जाता है। एक साइंटिफिकल होता है। इन सब के नाम भी पढ़ेंगे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये भी छोटा कहे, एक दो दिन में खत्म हो जाएगा मीट साइंस, ठीक हो गया। बट ये इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट एमसीक्यूज के हवाले से। आई होप के चीज़ें क्लियर हुई होंगी डेयरी साइंस से, जो है ना।